अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिराइवेशन फॉर द रेडियस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट और शेल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक इक्वेशन डिराइव करेंगे जिसकी मदद से हम बोहर एटॉमिक मॉडल के किसी भी शेल या ऑर्बिट का रेडियस बड़ी आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकेंगे। तो इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम यहाँ पे एक थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। एज वी नो न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन। अगर हम हाइड्रोजन का एग्जांपल ले ले तो हाइड्रोजन कंटेन्स वन प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस एंड electrons revolve around the nucleus in fixed circular paths according to Bohr, which are called shells, orbits or energy level. In case of hydrogen there is one proton and one electron. As we know that प्रोटॉन इज 1840 टाइम हेवियर देन इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना भारी है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मुकाबले में रिलेटिवली इन मोशन है और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में रिलेटिवली स्टेशनरी है। तो लेट say that this electron has a mass m and this electron has a charge e, and this electron is revolving around the nucleus with velocity v in an orbit which is at a distance r from the nucleus. हम कंसिडर करते हैं कि न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन जिसका मास m है और जिसका चार्ज e है वो v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है और जिस शेल में ये रिवॉल्व कर रहा है वो न्यूक्लियस से r डिस्टेंस पे है। ठीक है, ओके। नाउ if we represent Q1 as charge on nucleus और Q2 को हम रिप्रेजेंट कर ले चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहां पे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन किस चीज के बराबर है? E के बराबर है। और चार्ज ऑन द न्यूक्लियस किस चीज के बराबर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। क्योंकि न्यूक्लियस में एक या एक से ज्यादा प्रोटॉन हो सकते हैं और उन तमाम प्रोटॉन्स का चार्ज न्यूक्लियस पे अपीयर होता है, लिहाजा इन केस ऑफ हाइड्रोजन वन प्रोटॉन इज देयर, सो वी कैन राइट द चार्ज एज 1e। एक तादाद हो गया और E इज चार्ज ऑन प्रोटॉन। सिमिलरली अगर हम हीलियम ले लें तो हीलियम के न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन है, लिहाजा हीलियम के न्यूक्लियस पे जो चार्ज है वो हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे 2e। अगर हम लिथियम ले लें, लिथियम के न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन है तो 3 प्रोटॉन्स को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3e एंड सो ऑन। अब देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 था तो इसका चार्ज 1e आ गया, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 था तो इसका चार्ज 2e आ गया, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 था तो इसका चार्ज 3e आ गया। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एक एटम है, कोई भी एटम है जिसका एटॉमिक नंबर जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं Z हो, तो इसका मतलब है कि उनके न्यूक्लियस में Z प्रोटॉन होंगे और हर एक प्रोटॉन के ऊपर E चार्ज है, लिहाजा उसके न्यूक्लियाई पे कितना चार्ज आएगा? ZE चार्ज आएगा। यानी ZE हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। अब Z एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो इसका मतलब है कि प्रोटॉन ज्यादा है और जब प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो चार्ज उतना ही ज्यादा होगा। अब हम डिराइवेशन स्टार्ट करते हैं। चूंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ दीज टू चार्जेस विच आर अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर। लिहाजा यहां पे हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। कूलम लॉ में हम क्या पढ़ते हैं? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two charged bodies is directly proportional to the product of the charges of the two charged bodies and inversely proportional
टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। आपने पिछली लेक्चर्स में पढ़ा है कि कूलम्स लॉ में हम कहते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्ज बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस ऑन द टू बॉडीज एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब हमें पता है कि Q1 क्या है। Q1 को हमने रिप्रेजेंट किया है चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ZE डॉट। Q2 क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो कि E के बराबर है डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R if is proportional to Z, E into E बन जाएगा E स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम यहां पे कांस्टेंट लगाएंगे। तो F इज इक्वल टू K इंटू ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया। वेयर जबकि हमें पता है कि ये K किस चीज के बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। एप्सिलॉन नॉट जो है ये परमिटिविटी कांस्टेंट है। अब अगर हम इस K की कीमत इस इक्वेशन 1 में लगा दे तो हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अब ये F जो है ये कूलम्बिक फोर्स है, तो यहां पे मैं छोटा सा इसके साथ लिख लेता हूं कूलम्बिक। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गया। इक्वेशन नंबर 2 में हमने डिराइव कर लिया कि इफ कूलम्बिक न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो है वो किस चीज के बराबर है, वो बराबर है ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ओके, अब ये जो कूलम्बिक फोर्स है, इस कूलम्बिक फोर्स की वजह से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। इसका मतलब है कि F कूलम्बिक जो है वो एक्ट करता है एज F सेंट्रीपिटल। ये F सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इसके तौर पे काम करता है और ये किस चीज के बराबर है, ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ठीक है, तो ये इफ कूलम्बिक जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तौर पे काम कर रहा है। ओके, नाउ दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज बैलेंस्ड by centrifugal force that is mv square by R। F सेंट्रीफ्यूगल जो है वो किस चीज के बराबर है, mv स्क्वायर बाई R के बराबर है। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। लिहाजा यहां पे हम लिख सकते हैं फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन if centripetal must be equal to F centrifugal। अगर कोई चीज सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर जितना सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है उतना ही इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। लिहाजा अब हम सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल की वैल्यूज यहां पे पुट कर लेते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि कूलम्बिक फोर्स के बराबर है वो है ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। और इफ सेंट्रीफ्यूगल जो है वो किस चीज के बराबर है, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई R।
ये हमारा इक्वेशन आ गया। ये आर स्क्वायर के आर में से एक को काट लेता है। अब हमारे पास इक्वेशन बन गया एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। या अगर हम सिर्फ वी स्क्वायर को यहां पे छोड़ दें तो वी स्क्वायर हमारे पास बराबर हो जाएगा जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, एज वी नो from Bohr's postulate that बोहर के फोर्थ पोस्टुलेट में हमने पढ़ा था कि एंगुलर मोमेंटम जो कि एम वी आर के बराबर है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। अगर हम सिर्फ v को यहां छोड़ लें तो ये हो जाएगा NH डिवाइडेड बाई 2 पाई एम आर, इस तरह आ जाएगा। नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई। नाउ पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 3। पुट द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर इन इक्वेशन 3। तो हमारे पास इक्वेशन 3 किस चीज के बराबर हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर। ये हो गया। अब देखिए 4 के साथ कैंसिल हो गया, पाई स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, एम स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। हमारे पास इक्वेशन रह गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई एम आर is equal to ZE square डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। ये आ गया। या अगर हम R को ऊपर ले जाए, R इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई ZE स्क्वायर पाई एम। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गया। अब देखिए इस इक्वेशन नंबर 4 में हम देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ चीजें कांस्टेंट है और कुछ चीजें वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल n इज द नंबर ऑफ शेल विच कैन बी 1 2 3 4, सो इट इज वेरिएबल। h इज प्लांक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी कांस्टेंट, z इज एटॉमिक नंबर जो है वो हर एक एटम के लिए डिफरेंट है, सो दिस इज वेरिएबल। E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट एंड m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट। सो हम कांस्टेंट को एक तरफ ले जाते हैं और वेरिएबल को दूसरी तरफ। तो हमारे पास r जो है वो आ जाएगा किस चीज के बराबर, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर पाई एम। ये हमारे पास क्या हो गए, ये सारे कांस्टेंट हो गए
और यहां पे आ जाएगा हमारे पास n स्क्वायर डिवाइडेड बाई z। हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। अब h स्क्वायर की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ई स्क्वायर की वैल्यू और पाई एम की वैल्यू जब हम लगाते हैं तो इससे आता है 0.529 एंगस्ट्रॉम। एंड Z इज इक्वल टू 1 फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो अगर हम यहां पे 1 लगा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिहाजा the value of R becomes, R किस चीज के बराबर हो जाएगा? यहां पे हम इसकी वैल्यू लगा लेंगे 0.529 इंटू n स्क्वायर, चूंकि हाइड्रोजन का Z जो है वो 1 के बराबर है, सो n स्क्वायर बाई 1 इज इक्वल टू n स्क्वायर, और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहां पे एक इक्वेशन आ गया। अब देखें, यहां जो है जब हमने v स्क्वायर की वैल्यू जो है वो कंपेयर कर ली इसके साथ, तो यहां पे हमारे पास जो है वो n आ गया। n जो है इसमें शामिल हो गया इक्वेशन में, और n किस को रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट करता है। अब नंबर ऑफ शेल जो है वो फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, एनी हो सकता है। लिहाजा यहां पे हम r के साथ छोटा n लगा सकते हैं, Rn, यानी द रेडियस ऑफ nth शेल। ठीक है, तो यहां पे r के साथ हम छोटा सा n लगा सकते हैं, और यहां पे r के साथ हम छोटा सा n लगा सकते हैं। तो ये n हमें रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ शेल इन विच फॉर विच यू वांट टू फाइंड आउट द रेडियस। फॉर एग्जांपल, अगर हम फर्स्ट शेल का रेडियस मालूम करना चाहते हैं, यानी R1 हम मालूम करना चाहते हैं फर्स्ट शेल या फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n क्या है? फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n जो है n 1 के बराबर है, लिहाजा हम यहां पे R1 लिख लेते हैं। अब देखिए, R1 इज इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर, और n क्या है? नंबर ऑफ शेल कौन सा है? 1, सो 1 स्क्वायर एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये फर्स्ट शेल का रेडियस जो है वो इतने के बराबर है। अगर हम सेकंड शेल का रेडियस मालूम करना चाहते हैं, तो रेडियस ऑफ सेकंड शेल, अगर हम रेडियस ऑफ सेकंड शेल मालूम करना चाहते हैं तो n2 जो है वो हमारे पास 2 के बराबर है। लिहाजा R2 अगर हम मालूम करना चाहते हैं तो 0.529 इंटू n स्क्वायर, हमारे पास ये फार्मूला है, हम इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे 0.529 इंटू n, हमारे पास सेकंड शेल है 2 के बराबर है 2, सो ये बराबर हो जाएगा 2 स्क्वायर या 0.529 इंटू 4, सो हमारे पास R2 किस चीज के बराबर हो जाएगा? हमारे पास R2 बराबर हो जाएगा 2.12 एंगस्ट्रॉम एंड सो ऑन। सो इस तरीके से हम थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ किसी भी शेल का जो है वो रेडियस मालूम कर सकते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट today's topic. If you have any question, you can ask your question in comments. Thank you for watching this video.